Hello, good morning, dear students. Today we will continue this chapter number 5 Through the Eyes of Travelers. यात्रियों के नज़रिए के बारे में हम इस चैप्टर में रीड कर रहे हैं एंड टुडे हम फ्रांसिस्को बर्नियर के बारे में समझेंगे। एंड इससे पहले हमने इब्न बतूता एंड अलब्रूनी के बारे में पढ़ा था एंड अब हम यहाँ पर एक और ट्रेवलर्स के बारे में देखेंगे जिसने हमारी हिस्ट्री को काफ़ी हद तक समझने में हमारी हेल्प करी थी एंड सोसाइटी के बारे में उनकी क्या परसेप्शन मीन्स उनका नज़रिया या उनकी क्या धारणा थी वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। एंड हम 10th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं एंड टुडे हम फ्रांसिस्को बर्नियर के बारे में डिटेल से समझेंगे। ये जो फ्रांसिस्को बर्नियर थे ये फ्रांस के रहने वाले थे एंड फ्रांसिस्को बर्नियर एक डॉक्टर के साथ साथ डॉक्टर थे और इन डॉक्टर के साथ साथ उनमें और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ मीन्स काबिलियत थी और ये भी इंडिया में आए थे। और उन्होंने किस टाइम पीरियड के अंदर ये भारत आए थे या ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि अलब्रूनी जो थे वो मोहम्मद गजनवी के टाइम पीरियड में भारत आए थे एंड उसके बाद जो इब्न बतूता थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आए थे एंड उसके बाद जो ये फ्रांसिस्को बर्नियर थे जिस टाइम हमारे देश में आए थे उस टाइम पे हमारे देश के अंदर मुग़लों का शासन चल रहा था और अगर मुग़लों में हम देखें तो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में ये उन्होंने भारत की ट्रेवल की थी। फ्रांसिस्को बर्नियर ए फ्रेंचमैन वाज ए डॉक्टर। फ्रांसिस्को बर्नियर जो है वो प्रोफेशन से तो वो डॉक्टर थे एंड वो फ्रांस से बिलोंग करते थे और कई पीपल्स की तरह वो भी हमारे भारत देश के अंदर पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड हिस्ट्रियंस के रूप में भारत देश में आए थे एंड उनका मेन मकसद यही था कि थोड़ी बहुत जो अपॉर्चुनिटी थी हमारे देश के अंदर पाना चाहते थे और एंड अपॉर्चुनिटी की सर्च में ही वो मुग़ल एम्पायर में आया था। एंड फ्रांसिस्को बर्नियर का टाइम पीरियड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1656 टू 1668 एंड हिस्टोरियन बताते हैं कि वो लगभग 12 ईयर्स तक भारत में रहे और पूरे तरीके से उन्होंने मुग़ल दरबार के अंदर बहुत सारे जैसे शाहजहाँ या जितने भी लोग थे उनके साथ उन्होंने अपने रिलेशन उनके थे वो काफ़ी अच्छे बना लिए थे। सो सबसे पहले उन्होंने सन ऑफ एम्पायर सम्राट जो शाहजहाँ था उनके बड़े बेटे जो थे दारा शिको थे उन्होंने उनको डॉक्टर के रूप में उनको अपॉइंट किया गया था। उस टाइम पे क्योंकि ये चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, ये फिजिशियन थे और इसकी वजह से ही इनको प्रिंस दारा शिको के लिए शाहजहाँ ने उनकी हेल्थ के लिए उनको रखा था। एंड फाइनली मुग़ल एम्पायर के अंदर एक साइंटिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे एंड जिसे हम दानिशमंद खान बोलते हैं और उस टाइम पे आर्मीनियाई खान जो हैं ये उनका पूरा नाम है। मुग़ल कोर्ट के अंदर उनकी कुछ भी पोस्ट थी उस टाइम पीरियड में इनसे जो लिंक थे बिकॉज़ ये एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे और एक साइंटिस्ट के रूप में थे। सो इसी वजह से इनका जो रिलेशन था वो काफ़ी हद तक रिलेट हुआ था। बर्नियर ट्रेवलड टू सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री बिकॉज़ बर्नियर ने देश के कई डिफरेंट पार्ट की यात्रा की जो आप देख सकते हैं उनके अकाउंट्स में कि उन्होंने भारत के अंदर बहुत सी जगहों पर यात्राएं की थी और अपने अकाउंट्स लिखे थे। What he saw in India with the situation in Europe एंड फाइनली यूरोप
यूरोप में स्थित जितने भी कार्य उन्होंने करे उन सब को उन्होंने लिखा। एंड लिखने के बाद ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने फ्रांस के किंग ऑफ फ्रांस लुइस 15, फ्रांस के राजा लुइस 15 को ये सारी की सारी जो भी उन्होंने कृतियाँ लिखी थी, उन सारी जो भी सारी चीज़ें थी उन्होंने उनको डेडिकेट कर दी थी। एंड उसके कई अन्य रीज़न, उनके अन्य कार्य जो थे उनको, एंड इनके जो अन्य कार्य थे वो उनको प्रभावशाली जो अधिकारी या फिर मंत्री इन सब के बारे में भी लिखने की कोशिश करी थी। एंड इसमें हमने ये भी देखा है कि हर चीज़ का जो आंकलन था या फिर जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी वो काफ़ी हद तक बहुत ही सटीक लिखने की कोशिश करी थी। एंड इसी वजह से वो क्या कहते हैं कि फाइनली जो बर्नियर था या फिर इनके जितने भी कार्य थे वो उन फ्रांस के अंदर उन्होंने 1667 के अंदर लिखे गए। और फिर भी इसी के बीच 1670 to 71 एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, एंड 1667 के अंदर लिखे गए। और फिर भी इसी के बीच 1670 से 71 में पब्लिश्ड इनको प्रकाशित किया गया। और इनको कई बार इनको अपडेट भी करवाया गया अलग अलग लैंग्वेज में। इंग्लिश हो गया, डच हो गया, जर्मन हो गया, इटालियन हो गया, इन बहुत सारी लैंग्वेज में इनको अपडेट करवाया गया। इवन हम बोल सकते हैं कि जितनी बार इनकी ज़रूरत पड़ी उनको अलग अलग लैंग्वेज में समझने में लोगों ने इनकी हेल्प करी, जो भी इन्होंने भारत में देखा या फिर उनको समझने के लिए। और बाद में उनके अकाउंट्स को रीप्रिंटेड यानी उनको रीप्रिंटेड मीन्स छापना यानी रीप्रिंटेड किया गया था। ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने उस टाइम पीरियड पे अपनी बुक्स में यानी अपनी थीसिस में लिखने की कोशिश करी। एंड जिसकी वजह से भारत के बारे में आज हम इन्हीं के बेसिस पर काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों को समझ पाते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, बर्नियर एंड द डिजनरेट ईस्ट, बर्नियर और अविकसित पूर्व। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो फ्रांसिस्को बर्नियर थे उन्होंने बताया कि मुग़ल एम्पायर के अंदर बर्नियर ने जो भी ट्रेवल करी और उनकी हिस्ट्री के बारे में उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन किया वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसाइट के बारे में बताता है और काफ़ी अच्छी नॉलेज भी देता है। एंड फ्रांसिस्को बर्नियर ने जो कि पूरे तरीके से कॉन्टेम्प्रेरी यानी समकालीन यूरोप का जो पार्ट था उसमें लगातार उन्होंने हमेशा भारत की कंपेयर करी। एंड सो कहा जा सकता है कि समकालीन यूरोप के साथ लगातार मुग़ल भारत की कंपेयर की और उन्होंने बताया कि यूरोपियंस ने सोसाइटी उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी बेटर थी यानी बेस्ट थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ऐसा फ्रांसिस्को बर्नियर का मानना था। बर्नियर ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, बर्नियर की मुग़ल साम्राज्य में यात्राएं। मुग़ल साम्राज्य में बर्नियर जब यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने 4 टॉपिक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझे, जिसमें से द क्वेश्चन ऑफ द लैंड ओनरशिप, भूमि स्वामित्व का सवाल, जो कि भूमि का स्वामित्व होगा वो किसके अंडरटेकिंग में होता था या फिर उस टाइम पीरियड में। एंड उसके बाद उन्होंने बताया कि ए मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी, एक अधिक जटिल सामाजिक वास्तविकता क्या थी। उस समय जो हमारे आर्टिसंस कारीगर होते थे उनको कोई परवाह नहीं, उनकी कोई परवाह नहीं की जाती थी, उनकी कोई मीन्स केयर नहीं की जाती थी। एंड देन उन्होंने पूरे तरीके से जो कैंप शहर जो मुग़ल सिटी थी उनके बारे में विवरण करके बताया है। एंड देन उन्होंने बताया कि जो वुमेन्स लेबर्स यानी जो महिला मजदूर होती थी वो सती प्रथा उस टाइम पे चल रही थी और उनकी जो भी सिचुएशन के बारे में उनकी क्या सोच थी और उन्होंने क्या देखा। सो एक एक करके इन्हें भी समझते हैं। एंड सबसे पहले नंबर 1, द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप।
भूमि स्वामित्व का सवाल। भूमि का स्वामित्व। According to Bernier, one of the fundamental differences between Mughal India and Europe was the lack of private property. अब यहाँ पर बर्नियर के अकॉर्डिंग भारत एंड यूरोप के बीच जो डिफरेंसेस था वो था कि पूरे तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी भूस्वामित्व का अभाव, यानी यहाँ पे किसी का कोई अपनी कोई पर्सनल लैंड नहीं हुआ करती थी। या फिर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर मुग़ल भारत में यूरोप एंड भारत के बीच जो बुनियादी अंतर जो था वो था प्राइवेट प्रॉपर्टी की कमी थी और लैंड का क्राउन ओनरशिप यानी मुकुट स्वामित्व, मीन्स ये राजा से रिलेटेड है। एंड उन्होंने ओविंग द क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड आर्ग्यू बर्नियर लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास ऑन देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन। एंड जो तर्क दिया गया कि क्राउन की जो ओनरशिप हुआ करती थी या फिर राजा की जो ओनरशिप हुआ करती थी उन लैंड्स के ऊपर उनके बाद जो भी लैंड्स को डिवाइड की जाती थी उसमें कभी भी किसान जो है वो भूमि का कोई भी टुकड़ा या फिर जो भी भूमि का जो पार्ट्स था वो अपने बच्चे को नहीं दे सकता था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ख़राब पॉलिसी थी उस टाइम पे जो बनाई गई थी। एंड उन्होंने एग्रीकल्चर को काफ़ी हद तक उन्होंने बर्बाद कर दिया था और किसानों पर काफ़ी हद तक उन्होंने अत्याचार भी किया था और सोसाइटी में सभी वर्ग जो लिविंग स्टैंडर्ड में सत्तारूढ़ या अभिजात वर्ग को छोड़कर सभी में जो गिरावट आ गई थी। यानी कि हमारे जो नोबल्स क्लास के लोग थे उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। राजा को तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम होती थी तो सिर्फ किसानों को। एंड किसानों को भी प्रॉब्लम होती थी और किसानों को ही ज़मीनों पर काम करना पड़ता था और उसके बदले में जो ज़मीनें होती थी वो अपने बच्चों को भी वो नहीं दे सकते थे। जैसे आज के टाइम पीरियड में देखें तो जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने मतलब फादर के बाद सन को ही दी जाती है। तो जैसे पुराने टाइम में ये सब नहीं होता था, जैसे किसान काम करता था पर उनकी जो ज़मीनें थी वो बाद में उनके बच्चों का उन पर कोई अधिकार नहीं था, राजा ही डिसाइड करता था कि उनकी ज़मीनों का क्या किया जाएगा। एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस बर्नियर इंडियन सोसाइटी में जो सोशल कंडीशन थी वो बर्नियर ने बताया है कि जो इंडियन सोसाइटी जो है वो बहुत ही ए वेरी रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास, जो भारतीय जो समाज है वो बहुत ही अमीर एंड पावरफुल समाज वर्ग है जिसने उदासीन जनता उनसे मिली हुई है कि उनके बीच को मिडल स्टेट यानी मध्यम राज्य, उनके बीच में कोई मिडल स्टेट नहीं है। हर व्यक्ति है वो गरीब या तो गरीब से गरीब है या हर व्यक्ति अमीर से अमीर है। ये एक सामाजिक स्थिति के बताने की कोशिश की गई है बर्नियर के द्वारा। एंड सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि बर्नियर्स डिस्क्रिप्शंस ऑन द मुगल एम्पायर एंड हिज सब्जेक्ट्स, मुगल सम्राट और उनके विषयों पर बर्नियर का क्या विवरण है इसके बारे में उन्होंने समझाया है। एंड इस पॉइंट को भी हम डिटेल से समझ लेते हैं। देन इज बर्नियर सा द मुगल एम्पायर, इट्स किंग वाज द किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। मुग़ल एम्पायर एंड उनके सब्जेक्ट्स के बारे में बर्नियर ने जो डिस्क्रिप्शन करा तो उन्होंने बताया कि मुग़ल जो सम्राट हैं वो पूरे तरीके से बेगर्स एंड बारबेरियंस, भिखारी और बर्बर के राजा बताया है। एंड इट्स सिटीज़ एंड टाउन्स, एंड जो सिटीज़ है या फिर टाउन्स है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाउन्स के अंदर इल एयर यानी ख़राब हवा बहती है और खेत जो है वो काफ़ी हद तक ओवर स्प्रेड विद बुशेस,
वो काफ़ी हद तक झाड़ियों के साथ भरा हुआ है और पूरे तरीके से मूसलाधार मार्च मीन्स यहाँ पर जो दूषित जो ईयर्स है वो सभी रीजन्स की वजह से ख़राब पड़े हैं एंड किसानों को कई प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। एंड साथ साथ हम यह भी देखा गया है कि इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए भूमि के क्राउन ओनरशिप को जिम्मेदार ठहराया। एंड क्राउन ओनरशिप के अलावा भूमि स्वामित्व कोई और होता तो यह सिचुएशन और बेटर भी हो सकती थी। एंड बर्नियर का कहना है कि भूमि के क्राउन ओनरशिप और भूमि या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई निजी स्वामित्व नहीं था। None of the Mughal official documents suggest that the state was the sole owner of land. उस टाइम पे जो ऑफिशियल मुगल डॉक्यूमेंट्स जो हमें बताते हैं उनमें राजा ही भूमि का एकमात्र ओनर यानी मालिक होता था। एंड उस टाइम पीरियड में 16th सेंचुरी में जो अकबर है या फिर शाहजहाँ जो भी थे वो जो अमीरों के जो मालिक हुआ करते थे। बट उस टाइम पे जो हिस्टोरियंस थे अबुल फजल के अनुसार मुगल सम्राट ने राज्य के द्वारा जो भी प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा के लिए लोगों से टैक्स लिया करता था उसके बदले में वो टैक्स के बदले में बोलते थे कि हम आपको प्रोटेक्शन यानी हम आपकी सुरक्षा करेंगे। एंड लैंड का कोई भी किराया नहीं हुआ करता था। एंड ये बातें अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी जो कहीं ना कहीं गलत थी। एंड इनके कहने का मीन्स यह है कि जो लैंड का कोई भी टैक्स नहीं था, ये सिर्फ लोगों के प्रोटेक्शन के लिए या फिर उनके डेवलपमेंट के लिए टैक्स लिया करते थे। जबकि सच तो यह जो रियलिटी थी वो तो यह थी कि जो पारिश्रमिक यानी जो भी काम से जो भी टैक्स हुआ करता था वही टैक्स लैंड रेवेन्यू के अंदर इनको इंक्लूड कर दिया जाता था। बिकॉज़ यह टैक्स था वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ करता था। ये थोड़ी फिलोसॉफी है बर्नियर को लेकर। उन्होंने बताया कि जो भी व्यवस्थाएं थी या फिर लैंड को लेकर चल रही थी ये पूरे तरीके से कंट्रोल राजा के अंडरटेकिंग होता था। आज इन पर राजा का ही कंट्रोल हुआ करता था। एंड नेक्स्ट बर्नियर डिस्क्रिप्शंस वेस्टर्न थ्योरीज फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। 18th सेंचुरी से बर्नियर के लैंड ओनरशिप के जो भी डिस्क्रिप्शंस ने वेस्टर्न थ्योरिस्ट यानी पश्चिमी सिद्धांतकारों को उन्होंने प्रभावित किया था। एंड फ्रांस के जो फिलोसोफर थे मोंटेस्क्यू, उन्होंने भी अपनी ट्रेवल्स के दौरान भारत के अंदर बहुत सारी बातें बताई। एंड देन उसके बाद कार्ल मार्क्स ने भी अपनी विचारधारा संपन्न की लैंड ओनरशिप को लेकर बताया। तो इनको एक एक करके अपन समझ लेते हैं। फ्रांस फिलोसोफर मोंटेस्क्यू फॉर इंस्टेंस यूज्ड दिस अकाउंट टू डेवलप द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोजिशन। मोंटेस्क्यू ने बर्नियर के अकाउंट से जो चीज़ों का यूज़ किया और ओरिएंटल डिस्पोजिशन के आइडियाज़ को डेवलप किया। एंड उन्होंने बताया कि एशिया में इस विचार के अनुसार राजाओं को अपने सब्जेक्ट्स पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था और सभी लैंड्स के ओनर सभी थे, लैंड के सभी ओनर थे। एंड इसी आर्ग्यू के बेस पर उन्होंने बताया कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। किंग एंड नोबल्स को छोड़कर सभी लोग सर्वाइवल यानी अस्तित्व के लिए स्ट्रगल करते थे। उनका कहना था कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, सभी लोग है वो स्ट्रगल करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। एंड देन उसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स। दिस आइडिया वाज फर्दर डेवलप्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय कार्ल मार्क्स इन द 19th सेंचुरी। इनकी जो विचारधारा थी वो थोड़ी सी अलग थी। इन्होंने प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन को लेकर काफ़ी हद तक समझाया। इन्होंने मेनली प्रोडक्शन को लेकर ही बताया था।
एंड कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो प्रॉपर्टी को लेकर भी है। उन्होंने आर्ग्यू दिया कि भारत में जिसके साथ कॉलोनिज्म यानी उपनिवेशवाद था, उस टाइम पीरियड से पहले यहाँ पर लैंड का जो टैक्स होता था, वो पहले बड़ी संख्या में प्रोडक्शन स्टेट के द्वारा दिया जाता था। एंड उसके बाद एक ऐसी सोसाइटी का डेवलप हुआ जो बड़ी संख्या में ऑटोनॉमस मीन्स स्वायत्त या समतावादी विलेज कम्युनिटीज़ से बना था। अब जो भी लैंड का टैक्स था वो स्टेट के हाथ में था या वहाँ की कम्युनिटी के हाथ में था, जिसे हम राजकीय टैक्स भी बोलते हैं। बट टाइम के साथ साथ जो भी इम्पीरियल यानी हदी शेष मिलता था या जारी रहता था, तब तक शाही अदालत इन विलेजेस का रिस्पेक्ट करती थी, या कार्ल मार्क्स ने इसे एक दिस वाज रिगार्डेड एज ए स्टैग्नेंट सिस्टम। कार्ल मार्क्स ने इसे एक स्थिर प्रणाली माना है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, ए मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी, एक अधिक जटिल सामाजिक वास्तविकता। मुगल जो एम्पायर था वो काफ़ी डेवलप था। एंड आर्टिसंस यानी कारीगर थे, उनके पास अपने जो निर्माताओं की क्वालिटी में सुधार करने के लिए जो उनको प्रोत्साहन नहीं था। एंड हम यह कह सकते हैं कि हम यह कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए किसानों को इनकी इंक्रीजमेंट नहीं दिखाई, ये सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते थे, और इसी की वजह से ऑल प्रॉफिट स्टेट के द्वारा एप्रोप्रिएटेड मीन्स विनियोजित थे। एंड एवरीवेयर डिसलाइन मैन्युफैक्चर, हर जगह है निर्माण कर रहा था। एंड इसी टाइम पे उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि वर्ल्ड्स की जो प्रीसियस मेटल्स यानी जो वंश कीमती धातु थी, उनकी बड़ी मात्रा में भारत में फॉलो हुई थी। एंड क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर के बदले में एक्सपोर्ट किया जाता था। एंड उन्होंने यह भी मेंशन किया है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में एक समृद्ध व्यापारी समुदाय भी मौजूद था। ड्यूरिंग द 17th century about 15% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन टाउन्स। 17th सेंचुरी तक लगभग 15% जो पॉपुलेशन टाउन में रहती थी। एंड वेस्टर्न यूरोप के जो एरियाज थे वो बर्नियर डिस्क्राइब्ड मुगल सिटीज़ एंड कैंप टाउन्स। बर्नियर ने मुगल सिटीज़ को कैंप टाउन्स यानी शिविर शहर बोला, जो इम्पीरियल पैट्रेंज मीन्स शाही संरक्षण पर डेवलप्ड थे। इवन सभी प्रकार के जो सिटीज़ यानी शहर थे, मैन्युफैक्चरिंग टाउन, ट्रेडिंग टाउन, पोर्ट टाउन्स, ट्रेड सेंटर्स, पिलग्रिमेज टाउन etc। एंड यहाँ पर 15% पॉपुलेशन वाले लोग रहते थे। देयर एक्सटेंस इन द इंडेक्स ऑफ द प्रोस्पेरिटी और मर्चेंट कम्युनिटीज़ एंड प्रोफेशनल क्लास। एंड इन सिटीज़ का जो अस्तित्व था वो व्यापारी समुदाय या फिर पेशेवर वर्गों की समृद्धि को इंडिकेट करता है। मर्चेंट्स ऑफन हैड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़। मर्चेंट्स के पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी या प्रिजन होते थे, और उन्हें अपनी कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज़ जाति व्यावसायिक समूहों से संगठित किया जाता था। एंड वेस्टर्न इंडिया में इन ग्रुप्स को महाजन कहा जाता था। एंड अहमदाबाद जैसे अर्बन सेंटर में मर्चेंट कम्युनिटी के प्रमुख यानी चीफ, जिन्हें नागर सेठ कहा जाता था, एंड सामूहिक रूप से महाजनों का जो प्रतिनिधित्व करते थे। अदर अर्बन ग्रुप्स इंक्लूड प्रोफेशनल क्लासेस सच एज फिजिशियन, टीचर्स, लॉयर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स etc। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन्स
यूज ऑफ स्लेव। उस टाइम पीरियड में स्लेव्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी। स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट लाइक एनी अदर। बाज़ारों में स्लेव जो थे उनको ओपनली सोल्ड यानी खुलेआम बिकते थे, वो उनको खुलेआम जो भी स्लेव्स थे वो बिकते थे। एंड लाइक एनी अदर कॉमोडिटी, किसी भी अन्य वस्तु की तरह स्लेव्स का गिफ्ट के रूप में उनको एक्सचेंज किया जाता था। जैसा कि आपने बर्नियर के बारे में देखा था कि आपने अलबरूनी के बारे में भी देखा था। एंड अन्य वस्तुओं की तरह दासों का भी जो है वो आदान प्रदान किया जाता था। एंड जब इब्न बतूता है वो सिंध पहुंचा था तो सुल्तान MBT मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक के लिए गिफ्ट के रूप में हॉर्सेस, कैमल्स एंड स्लेव्स खरीदे थे। उन्होंने दास भी खरीदे थे, हॉर्सेज और कैमल्स के साथ साथ उन्होंने दास भी खरीदे थे। एंड दासों में डिफरेंसेस काफ़ी देखे गए हैं। इट अपीयर्स फ्रॉम इब्न बतूता अकाउंट देयर वाज कंसिडरेबल। इब्न बतूता के विवरण से हमें दासों के बारे में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में जो भी उन्होंने कुछ दासियाँ या संगीत गायन में जो भी निपुण थे, उन्होंने इब्न बतूता ने इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक की जो बहन की शादी थी उसके टाइम पे उन्होंने प्रदर्शन के रूप में खूब उनको आनंद हुआ था। एंड सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। इसको आप थोड़ा सा डिटेल से और समझ लेना, आपको समझ आ जाएगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द अकाउंट ऑफ बर्नियर। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड उन सभी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में अलबरूनी की क्या थिंकिंग थी, बर्नियर की क्या थिंकिंग थी, उसके बाद मोंटेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर जानने की कोशिश करी है। वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।